हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो मेरे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये प्रस्तावना शब्द, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्रस्तावना शब्द या प्रस्तावना या प्रेम्बल क्या होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, प्रस्तावना किसी भी बुक का एक चैप्टर होता है स्टार्टिंग, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो आपको उस बुक के अंदर पढ़नी है या जो आपको उसके अंदर दिया गया है सुविधाएं। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो बच्चों, इस प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान के दर्शन दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उद्देश्य दिए गए हैं। उद्देश्य का मतलब जैसे कि भारतीय संविधान के द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं या उनको क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या क्या किस प्रकार का न्याय दिया गया है, वो सारी चीज़ें, मतलब जिसमें हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्य तैयार किया गया है। तो इसी तरीके से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसके दर्शन क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, यही सारी चीज़ें प्रस्तावना के अंदर दी गई हैं। तो बच्चों, ये जो प्रस्तावना है भारत के अंदर पहली बार संविधान सभा के सामने हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश की गई थी। तो प्रस्तावना के अंदर हम बात करेंगे कि भारतीय नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कितने प्रकार के न्याय तथा कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो देखो मेरे बच्चों, भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय या जस्टिस की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय प्रस्तावना में 3 तरह के जस्टिस या न्याय की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस, एंड आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल एंड राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है तथा हर एक व्यक्ति को आर्थिक न्याय दिया गया है। अब आर्थिक न्याय से मतलब क्या है? देखो बच्चों, आर्थिक न्याय से मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी रोजगार कर सकता है, लेकिन वो रोजगार कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, जिससे समाज को कोई दिक्कत ना हो या समाज में किसी भी प्रकार की कोई कुरीति ना फैले। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल या राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखा है, जब हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या एमपी एमएलए का चुनाव हो, क्या भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। हर एक व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। इसी तरीके से भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही न्याय दिए गए हैं, जिसको हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनाता है। किसी को किसी तरीके की कोई रोक
नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। भारतीय प्रस्तावना के अंदर बच्चों भारतीय प्रस्तावना के अंदर बच्चों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, धर्म उपासना तथा विश्वास, धर्म उपासना तथा विश्वास। भारतीय प्रस्तावना के अंदर 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखो, विचार, विचार का मतलब क्या होता है? हम कुछ भी सोच सकते हैं, क्या इस पे किसी की रोक है? नहीं है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो हमारे लिए हैं, लेकिन वो विचार आपके अगर हैं तो उनको अभिव्यक्त करते समय, अभिव्यक्त का मतलब जानते हैं बच्चों? अभिव्यक्त का मतलब होता है स्पीच, मतलब बोलना। आप उन विचारों को उसी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं जिस तरीके से समाज चाहता है। अगर आप गलत तरीके से अपने विचार जनता के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने पेश करते हैं तो क्या वो उसको एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा, जो आपके लिए एक समस्या खड़ी होगी। अगर हम विचार ऐसे रखते हैं जो लोगों को पसंद आए, अच्छे आए या समाज के हितकारी हों, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब विचार का मतलब अभिव्यक्ति, बोलना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो, गलत तरीके से बोलो जिससे समाज को दिक्कत हो या समाज में किसी भी तरीके की कुरीति फैली हो या फैल रही हो, तो वो एक समाज के लिए कष्टदायक भी है और गलत भी है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की, लेकिन वो अभिव्यक्ति एक लिमिट में होनी चाहिए जिससे समाज को कोई ना कोई अच्छा मैसेज जाए या समाज को हमारी अभिव्यक्ति से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, जैसे धर्म। तो हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा किसी भी, अब ऐसा है जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का है लेकिन उसकी आस्था सिख धर्म में ज़्यादा है, तो वो अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को त्याग कर सिख धर्म अपना सकता है। या कोई व्यक्ति सिख धर्म का व्यक्ति है और उसकी आस्था हिंदू धर्म में है, तो वो अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना सकता है। तो हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कि वो जिस धर्म को चाहे या जिस धर्म में विश्वास रखता है उस धर्म को अपना सकता है। अब बात आती है, नेक्स्ट है उपासना। उपासना का मतलब होता है बच्चों वर्शिप। उपासना का मतलब होता है वर्शिप या पूजा पाठ। तो बच्चों सबसे पहली बात कि आप किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म हो हमारे XYZ, तो हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जिस धर्म का होता है उसे उसी धर्म के अनुसार पूजा पाठ या उस धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं या जिस तरीके से वो पूजा करना चाहे उस तरीके से पूजा कर सकता है, किसी को कोई रोक नहीं होती। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे मान लो दशहरा का समय आता है तो उस समय राम झांकी निकलती है, क्या उस राम झांकी को सरकार सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। अगर आपको झांकी निकालनी है तो आप सरकार से, वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे परमिशन लीजिए और झांकी निकालिए। लेकिन झांकी के साथ साथ आपने एक चीज़ और देखा होगा, जब सरकार उसको परमिशन दे देती है तो सुरक्षा भी देती है। आपने देखा होगा कि जब राम झांकी निकलती है तो पुलिस साथ में लगती है, जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या का सामना ना करना पड़े। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी एक त्यौहार आता है मुहर्रम, उसमें भी लोग क्या करते हैं, जुलूस निकलता है, मुहर्रम निकाले जाते हैं। जब वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास
अब आपको पता है जिले के अंदर या तहसील के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो अगर वो उनके पास परमिशन लेने जाते हैं तो वो उनको परमिशन देते हैं, लेकिन परमिशन के साथ साथ वो उनको सुरक्षा भी देते हैं। आपने देखा होगा मुहर्रम के समय भी पुलिस साथ में घूमती है कि किसी तरीके का कोई विवाद दंगा ना हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ उपासना की भी स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार उपासना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, सरकार उसको सुरक्षा देगी, लेकिन उस उपासना में भी ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो समाज के हित में ना हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर सरकार उस पर बैन भी लगा सकती है, लेकिन धर्म की उपासना का आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो, हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, फिर आता है विश्वास। फिर क्या आता है बच्चों? विश्वास। अब इस विश्वास की स्वतंत्रता में आप किसी के प्रति कुछ भी विश्वास रख सकते हो। क्या कोई रोकता है? नहीं रोकता। हम जिसके प्रति जो विश्वास रखें, अच्छा गलत जैसा भी होगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक समाज हितकर होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से किसी के प्रति विश्वास रखते हैं और वो आपके उस विश्वास को पूरा ना करे तो आपको समस्या होगी, आप उसके खिलाफ आवाज़ करेंगे, लेकिन वो तरीका गलत है। क्योंकि विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए जो समाज हितकर हो। तो आप किसी भी तरह का विश्वास, किसी भी तरीके के विचार, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, किसी भी धर्म को, किसी भी तरीके से उपासना को अपना सकते हैं, लेकिन सब के सब कैसे होने चाहिए? समाज के हित में। मतलब आपको समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ही अपनाना है। तो हमारी प्रस्तावना के अंदर या हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। तो बच्चों, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अंदर देखो, भारतीय संविधान में 2 तरीके की समानता की बात की गई है। समानता का मतलब इक्वालिटी, समानता का मतलब इक्वालिटी। 2 तरीके की समानता की बात की गई है, एक अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा। ठीक है बच्चों। अब समानता मतलब कहने का कि आपने एक चीज़ देखा है, हमारे यहाँ जब कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है या कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं होती जिसमें किसी एक समुदाय के लिए पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया हो और एक को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया हो। ऐसा नहीं है। हर एक समुदाय के लिए उसमें बराबर का हिस्सा दिया जाता है। बस थोड़ा सा, जैसे अगर आप बात करें कि उसमें जो वैकेंसी का रेशो होता है वो ऊपर नीचे होता है, वो दिया जाता है पॉपुलेशन को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही समुदाय के लिए वैकेंसी दी जाए, सबके लिए दी जाती है। सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को अवसर की समानता है। दूसरा, हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की जाती है। तो भारतीय संविधान में बच्चों 2 तरह की समानता की बात की जाती है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है कि हमारी प्रस्तावना के अंदर 2 ही तरीके की बंधुता की बात की जाती है। दो ही तरीके की बंधुता, एक अखंडता और एक राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता। तो मेरे बच्चों, बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। बंधुता का मतलब
भाईचारा। देखो हमारे संविधान के अंदर ये दो शब्द, एक अखंडता और एक राष्ट्र की एकता, ये क्यों आए? देखो बात हो रही है बंधुता की। आपने ये देखा होगा कि भारत के अंदर विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसमें भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें हर एक तरीके का धर्म रहता है, हर एक कल्चर वाले लोग रहते हैं। अब सबके विचार अपने अलग अलग हैं, सबका रहन सहन अपना अलग अलग है, सबका खान पीन अपना अलग अलग है। तो जब आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं जो हमारे विचारों की समानता रखते हैं या जो हमारे विचारों वाले होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म से विपरीत है तो हम उससे अच्छे से नहीं मिल पाते जल्दी से, और ना ही विचारों। अब सपोज कीजिए, जैसे हम बात करें भारत की। अब भारत इतना बड़ा देश है, एक सेकंड ये देखो, जैसे बच्चों भारत है, अब भारत में ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का जो रहन सहन है, खान पीन है, कल्चर है, वो किससे मेंशन करता? अब ये वाला एरिया है, ये अरुणाचल वाला है, इनका पूरा रहन सहन खान पीन चाइना और म्यांमार वालों के साथ समानता रखता है। और इधर नागालैंड, मणिपुर, ये सब म्यांमार के साथ। ऊपर अगर हम बात करें सिक्किम, चाइना के साथ। तो कहने का मतलब ये है, अब इधर जैसे हम बात करें जो कश्मीर है, कश्मीर का सारा कल्चर किसके साथ मैच करता है? पाकिस्तान के साथ। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे यहाँ बंधुता शब्द को लाया गया और अखंडता शब्द को लाया गया, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न विचारों के लोग हैं। अखंडता शब्द का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, ठीक है ना? वही, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कल्चर हैं। अगर हम बात करें भारत में साउथ की, तो इन लोगों का कल्चर, खान पीन, रहन सहन, भाषा सब कुछ अलग है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ बंधुता शब्द को लाया गया, क्योंकि जिसके साथ हमें भाईचारा बढ़े आपस में। अब जैसे हम बात करें इधर कश्मीर वाला एरिया, ये किसके साथ मैच करता है? पाकिस्तान के। ये किसके साथ मैच करता है? पाकिस्तान के। तो देखो यहाँ के लोग पाकिस्तान के कल्चर को मैच करते हैं, यहाँ के लोग चाइना के कल्चर को, इस साइड के लोग म्यांमार के। और ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ के लोग किसको मैच करते हैं? बांग्लादेश को। साउथ वाले लोग, उनका तो कल्चर ही अलग है, ठीक है। तो वही चीज़ है, भाषा के अलग होने से, कल्चर के अलग होने से, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय संविधान में एक शब्द मेंशन किया जिसको बोलते हैं बंधुता। मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो भारत में दो तरीके की बंधुता की बात की गई है, जिसमें अखंडता मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ रखना, ठीक है ना, अलग अलग विचारों वाले लोगों को एक साथ रखना। उसी तरीके से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 तरीके के न्याय, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है बच्चों, और 5 तरीके की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, ठीक है बच्चों। और 2 तरीके की समानताएं, जिसमें अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। और 2 ही तरीके की बंधुता की बात की गई है, अखंडता और राष्ट्र की एकता। तो बच्चों, हम पूरी प्रस्तावना के ऊपर बात कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में जो प्रस्तावना के ऊपर बात की गई है वो सभी को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।